हाय फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं NISM सीरीज 10A इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1, जिसमें मॉड्यूल हमारा 1 है पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग और चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। तो लीजिए इसका हम स्टडी मटेरियल और उसका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा मॉड्यूल 1 है पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें चैप्टर में जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो क्या क्या हम लर्न करेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, नीड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, scope of financial planning, concepts of assets, liabilities and net worth, financial planning process and financial advisory and execution। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग कि फाइनेंशियल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है फाइनेंशियल प्लानिंग एम्स एट ensuring दैट इंडिविजुअल हैज एडिक्वेट इनकम और रिसोर्सेज टू मीट करंट एंड फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड नीड। फाइनेंशियल प्लानिंग की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ती है सो दैट जो भी इंडिविजुअल है उसके पास एक एडिक्वेट इनकम और रिसोर्सेज हों जो भी उसके करंट और फ्यूचर एक्सपेंसेस या नीड्स या गोल्स हैं उनको मीट आउट करने के लिए। तो इसके लिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। there are other expenses that may also have to be met out of the available income। तो देखिए, एक हाउस होल्ड की एक इनकम होती है, अवेलेबल इनकम, सैलरी और पैसिव इनकम और फ्रॉम अदर रिसोर्सेज। द करंट इनकम दैट इज रिसीव्ड मस्ट आल्सो प्रोवाइड, जो वो करंट इनकम बन रही है वो आपको फ्यूचर के अंदर भी रिक्वायरमेंट जो आपके एक्सपेंसेस होंगे उसको भी फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ द करंट इनकम दैट इज रिसीव्ड मस्ट आल्सो प्रोवाइड फॉर ए टाइम व्हेन देयर विल बी नो और लो इनकम बीइंग जनरेटेड। तो जो आपकी करंट इनकम है आज, उससे आपकी एक इस तरह का इनकम जनरेट होना चाहिए कि जब भी वो आपको उस पैसे की रिक्वायरमेंट पड़े फ्यूचर में और उस समय कभी इनकम नहीं भी है तो जो आपने पहले इनकम या इन्वेस्टमेंट की हुई है फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू वो उसको मीट आउट कर पाए, वो उन एक्सपेंसेस को मीट कर पाए जब आप कोई अर्न भी नहीं कर रहे हो। इसका मेन मकसद ये भी है फाइनेंशियल प्लानिंग का। देयर मे बी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस विच आर नॉट बजटेड सच एज लार्ज मेडिकल एक्सपेंसेस। तो देखिए, कभी कभी लाइफ में ऐसे एक्सपेंसेस आ जाते हैं जो हम बजट नहीं करके चलते, जो मान के नहीं चलते। जैसे कोई फैमिली मेंबर्स के ऊपर किसी तरह का बहुत ही बड़ा मेडिकल एक्सपेंस हो गया हो, तो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग हमें उस तरह के एक्सपेंसेस को भी मीट आउट करने के लिए हेल्प करती है। फ्यूचर में हम ये सब अपने उन एक्सपेंसेस को जो आज हम सोच भी नहीं सकते हैं, उस समय अगर कभी इस तरह के बड़े एक्सपेंसेस आ जाएं तो हम फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू वो इन्वेस्टमेंट करके और बाद में उस इनकम को वहां यूज कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग का आइडियली एक्चुअली वो भी ऑब्जेक्टिव है कि हम जो बजट करके नहीं चलते हैं या जो हम फ्यूचर में इनकम मान के नहीं चलते हैं, जो ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आज हम सोचते नहीं है, वहां पर भी वो इनकम में काम आ जाती है। ए पोर्शन ऑफ करंट इनकम इज देयरफॉर सेव्ड। इसलिए हम क्या करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का कि जो हमारे पास जो करंट इनकम है उसमें से एक पोर्शन है उसको सेव किया जाता है, उसको इन्वेस्ट किया जाता है एंड अप्लाइड टू क्रिएटिंग असेट, और उसको अप्लाई किया जाता है जो कि एक असेट क्रिएट करे और बाद में वो हमारी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को पूरा करे। इन सबको अगर हम समराइज करते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्ट्रीमलाइनिंग द इनकम, expenses, assets and liability of individual to take care of both current and future। इसका मतलब हुआ कि एक फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हम अपनी इनकम, एक्सपेंसेस, असेट्स, लाइबिलिटीज उनको स्ट्रीमलाइन करते हैं सो दैट हमारी जो करंट नीड है या जो फ्यूचर नीड है उनको फुलफिल किया जा सके। देखिए, टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्लान किस किस तरह के होते हैं। तो ऑपरेटिंग फाइनेंशियल प्लान, कैश फ्लो मैनेजमेंट की क्या किस समय कैश की रिक्वायरमेंट है, इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म, डेट मैनेजमेंट की अगर कोई लोन है तो वो लोन कैसे कवर करना है या लोन को कैसे खत्म करना है, रिस्क को मैनेजमेंट कैसे करना है, सक्सेशन प्लानिंग कैसे करनी है, रिटायरमेंट के बाद अगर आप अपने लीगल हायर्स के लिए अगर आप फंड्स छोड़ के जाना चाहते हैं, कोई एस्टेट प्लानिंग करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, फिर रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करेंगे, कंटिजेंसी अगर कोई बहुत इमरजेंसी आ गई किसी चीज के लिए तो उसके फंड्स को आप कैसे यूज करेंगे, और स्ट्रेटेजिक कि अगर कोई आपके पास कोई फंड्स आए हुए हैं तो उसको आप स्ट्रेटेजिक कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये सब तरह के टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लान्स होते हैं। देखिए, इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक केस स्टडी है कि विनोद, उसकी एज 40 इयर्स है एंड अर्न्स 2 lakhs ऑफ इनकम।
ही इज एबल टू सेव अबाउट 40,000 रुपए। तो वो 40,000 रुपए एक महीने में अपनी सारे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के बाद ये बचा सकता है, सेविंग कर सकता है। ये सारे एक्सपेंसेस अपनी फैमिली के कंप्लीट करने के बाद, लोन्स के बाद, हाउस कार्स एंड अदर नीड्स के बाद 40,000 रुपए बचाता है। His investments include those of tax savings, bank deposit, bonds and some mutual funds. So उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है टैक्स सेविंग्स में, बैंक डिपॉजिट में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में। ही पेज प्रीमियम्स ऑन लाइफ इंश्योरेंस फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। तो लाइफ इंश्योरेंस भी किया हुआ है उसने अपने लिए और वाइफ के लिए। विनोद इज द सोल अर्निंग मेंबर ऑफ हिज फैमिली। ही इज द ओनली मेंबर हु इज अर्निंग and he believes that he takes care of his finances adequately to take care of his current and future need. तो फाइनेंशियल प्लानिंग उसको कैसे हेल्प करेगी, तो इस केस स्टडी को समझते हैं। देखिए, एज द सोल अर्नर मेंबर, क्योंकि वो फैमिली में सिर्फ वही कमाता है, तो ये बहुत रिस्क है। एज अगर उसको कुछ हो जाता है तो फैमिली की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होंगी, उनकी फाइनेंसेस, करंट और फ्यूचर नीड कैसे कंप्लीट होंगी। अब उसमें क्या है कि he has made provisions of taking care of expenses by creating an emergency funds। तो उसने इमरजेंसी फंड्स बनाए हुए हैं। If his current income is interrupted, does he have adequate insurance cover which will take care of his family requirements in the event of his untimely demise? तो क्या उसके पास लाइफ इंश्योरेंस का एडिक्वेट कवर है कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसकी जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं उनका काम चल सके, उनकी वैसी ही लाइफस्टाइल मेंटेन हो सके। क्या उसके पास अगर कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है, उसके पास उसकी जॉब नहीं रहती या उसकी अर्निंग नहीं रहती, तो क्या उसके पास वो कॉर्पस है जिसकी वजह से उसका इमरजेंसी में वो फंड्स यूज कर सके। डज द फैमिली हैव एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस कवर? क्या फैमिली के पास एक एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस कवर है कि फैमिली में अगर कभी भी किसी को मेडिकल इमरजेंसी में अगर कोई कैश की रिक्वायरमेंट आ जाए या कोई बहुत बड़े एक्सपेंसेस हो जाए तो वो मीट आउट कैसे होंगे। इफ विनोद हैज टू क्रिएट ए कॉर्पस टू फंड लार्ज एक्सपेंसेस इन फ्यूचर, तो अगर फ्यूचर में कोई लार्ज एक्सपेंसेस हो जाए तो क्या विनोद के पास वो कॉर्पस है जिसको वो यूज कर सके। व्हाट इज द साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉर्पस ही शुड बिल्ड? उसको कितना कॉर्पस इन्वेस्टमेंट बिल्ड करना चाहिए। गिवन हिज करंट इनकम एंड एक्सपेंसेस ही इज सेविंग इनफ टू क्रिएट द कॉर्पस रिक्वायर्ड। तो वो जो जितनी उसकी इनकम है 2 लाख रुपए की, क्या उसमें से वो इतना बचा पा रहा है कि उसके पास जो उसको कॉर्पस का रिक्वायरमेंट है फ्यूचर के लिए वो क्या पूरा हो जाएगा। विल ही हैव टू कट बैक ऑन हिज एक्सपेंसेस? क्या उसको अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करना पड़ेगा। और कैन ही इंक्रीज हिज करंट इनकम? क्या वो अपनी करंट इनकम को बढ़ा सकता है सो दैट हिज एक्सपेंसेस इन द प्रेजेंट एंड द सेविंग्स ऑफ योर फ्यूचर्स आर मेट। सो दैट उसका जो एक्सपेंसेस हैं करंट वो भी मीट आउट हो जाएं और जो उसकी सेविंग्स हैं, उसके जो गोल्स हैं फ्यूचर के, वो भी मीट हो जाएं। व्हाट इज द वेल्थ विनोद हैज सो फॉर बिल्ट? विनोद ने अभी तक सेविंग से कितना वेल्थ बिल्ड किया है और वो अगर कोई नीड आती है तो उसको कैसे यूज करेगा। हाउ वुड ही हिज सेविंग्स बी डिप्लॉयड? जो उसकी सेविंग्स है उसको कहां पर डिप्लॉय करनी है। व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर सुटेबल? कहां पर करनी चाहिए सो दैट उसको जो फ्यूचर में कॉर्पस का रिक्वायरमेंट है वो मीट आउट हो जाए। हाउ मच रिस्क विनोद इज विलिंग टू एबल टू टेक विद हिज इन्वेस्टमेंट? जो उसकी इन्वेस्टमेंट्स है, जो उसको अपनी सेविंग्स है, उसमें विनोद कितना रिस्क ले सकता है, कितना रिस्क उसके रिस्क एपेटाइट है, वो रिस्क मैनेज करना है। हाउ शुड विनोद एंश्योर दैट हिज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आर अलाइंड टू द चेंजेस इन हिज इनकम? तो जो भी उसके एक्सपेंसेस है, सेविंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, दीज आर अलाइंड टू द चेंजेस इन इनकम, एक्सपेंसेस एंड फ्यूचर नीड्स। तो जो फ्यूचर में जो भी उसकी चेंजेस होंगी इनकम में, एक्सपेंसेस में, तो जो उसकी करंट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स है वो किस तरह से अलाइन है। तो देखिए, फाइनेंशियल प्लानर ये सारा डिटेल स्टडी करता है और यहाँ पर हेल्प करता है। तो इतने सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, वो इंडिविजुअल के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, वहां पर फाइनेंशियल प्लानर जो होता है वो हेल्प करता है फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू। रोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानर, जो फाइनेंशियल प्लानर होता है उसका क्या रोल होता है। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स यू टू, किस किस चीज में हेल्प करते हैं। डिफाइन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल। व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू, कि आपके लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में गोल में क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। असेस योर करंट फाइनेंसेस एंड कमिटमेंट, जो आपके करंट फाइनेंसेस हैं और जो कमिटमेंट्स हैं उनको असेस करना, ये रोल है फाइनेंशियल प्लानर का। डिसाइड वेयर यू वांट टू बी इन फ्यूचर, फ्यूचर में आपको क्या कॉर्पस चाहिए, आप क्या प्लान करना चाहते हैं, कितना बड़ा वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं, ये फाइनेंशियल प्लानर का रोल है। आइडेंटिफाई द रियलिस्टिक स्ट्रेटेजीज टू अचीव गोल्स,
कि जो गोल फ्यूचर में अचीव करने हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, वो प्लान। पुट योर प्लान इनटू एक्शन, तो जो प्लान किया है उसको एक्शन में, कि जो जो हमने फाइनेंशियल प्लानर जो आपके लिए डिसाइड करे उसके साथ आप कहाँ कहाँ पर वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना। अब प्लान को एग्जीक्यूट करने के बाद उसको एक रेगुलर मॉनिटर करना, तो मॉनिटर प्रोग्रेस, वो रिव्यू एडजस्ट स्ट्रेटेजीज। तो वो जो प्लान किया है हमने, एग्जीक्यूट किया है फाइनेंशियल प्लानर ने आपके साथ में, उसको रिव्यू करना टाइम टू टाइम, उसको एडजस्ट करना। कीप ऑन ट्रैक टू मीट योर गोल्स, तो उसको लगातार ट्रैक पर रखना, सो दैट जो फ्यूचर में आपने जो गोल सेट किए हुए हैं वो गोल मीट हो सके। तो ये सारी फाइनेंशियल प्लानर का रोल होता है। और डिटेल में स्टडी करते हैं रोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानर। रिकॉग्नाइज द एग्जैक्ट नीड एंड गोल्स, तो ये इंडिविजुअल की एग्जैक्ट नीड्स और गोल्स फाइंड आउट करते हैं, एंड देन मेक एफर्ट्स टू एंश्योर दैट दीज नीड्स एंड गोल्स आर अचीव्ड। फाइनेंशियल प्लानर इंडिविजुअल्स का पहले नीड समझता है, गोल समझता है, और फिर पूरा एफर्ट करता है उनके साथ में उनके नीड्स और गोल को अचीव करने के लिए। टू रिकॉग्नाइज इनकम एंड एक्सपेंस पैटर्न, फाइनेंशियल प्लान ये समझता है इंडिविजुअल के साथ में बैठ के कि उसकी क्या इनकम है, क्या एक्सपेंसेस हैं, फ्यूचर में किस तरह के गोल्स एस्टिमेट हैं, मैनेजमेंट ऑफ असेट्स की जो उनके पास असेट्स हैं, लायबिलिटीज है, उसको कैसे मैनेज करना है, और फिर उनके फाइनेंसेस को रिव्यू भी करना। ये सारे फाइनेंशियल प्लानर का रोल है। इंडिविजुअल डू नॉट हैव टाइम टू अंडरटेक ऑल प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, देखिए इंडिविजुअल्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी सारी प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग खुद कर पाए, उसको एग्जीक्यूट कर पाए। दिस रिक्वायर्स स्पेसिफिक एक्सपर्टाइज एंड स्किल, जो कि फाइनेंशियल प्लानर के पास होती है। गोल्स रिक्वायर फाइंडिंग ए सुटेबल प्रोडक्ट एंड प्रॉपर एसेट एलोकेशन, तो कोई भी गोल्स को मीट करने के लिए एक सुटेबल प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है और प्रॉपर एसेट एलोकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो इंडिविजुअल नहीं कर पाता है, इसीलिए फाइनेंशियल प्लानर की रिक्वायरमेंट होती है। सेलेक्टिंग द राइट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, को कोई भी गोल मीट करने के लिए एक राइट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चूज करना। चूजिंग द राइट सर्विस प्रोवाइडर, उसके लिए एक सर्विस प्रोवाइडर चूज करना, उसके लिए मैनेजर चूज करना। इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना। इवेल्युएटिंग बोरोइंग पॉइंट्स, अब रिक्वायरमेंट हो तो बोरो कहां से करना है, कितना करना है। इस तरह के सारे फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो एक एक्सटेंसिव अप्रोच और रिसर्च चाहिए होती है, जो इंडिविजुअल नहीं कर सकता, तो ये फाइनेंशियल प्लानर करते हैं इंडिविजुअल के लिए। A financial planner has capabilities to compare, evaluate and analyze various products. तो जो फाइनेंशियल प्लानर होता है, देखिए उसके पास कैपेबिलिटीज होती है, बिकॉज उस तरह की उसकी एजुकेशन एक्सपीरियंस होता है कि वो सारे एक्सपेंसेस को, गोल्स को, प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर पाए, इवेल्युएट कर पाए, एनालिसिस कर पाए, सो दैट जो भी उसकी करंट और फ्यूचर प्लान है इंडिविजुअल को, जो बीट आउट हो सके। इवेल्युएटिंग असेट क्लास एंड प्रोडक्ट फॉर द फॉर देयर रिस्क एंड रिटर्न फीचर, तो इंडिविजुअल के बेसिस पे भी वो कितना रिस्क ले सकता है और कितना रिटर्न्स एक्सपेक्टेड करता है, तो उसके लिए असेट क्लास भी उसको इवेल्युएट करना कि उसको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट उसको लेने चाहिए, ये भी फाइनेंशियल प्लानर का रोल है। अलाइनिंग दीज प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल गोल, तो उन प्रोडक्ट्स को फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंगली सेट करना। मॉनिटरिंग करंट एंड एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ऑफ असेट क्लास, साथ साथ में जहां पर उसकी इन्वेस्टमेंट हुई है उन असेट क्लासेस को मॉनिटर करना, परफॉर्मेंस जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है उसको उसको प्रेडिक्ट करना, उसके बेसिस पे उसको मॉनिटर करना और उसको ट्रैक करना। ये फाइनेंशियल प्लानर का रोल है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज ए डायनेमिक प्रोसेस दैट रिक्वायर्स अटेंशन टू कॉन्स्टेंटली चेंजिंग मार्केट एंड प्रोडक्ट परफॉर्मेंसेस, तो देखिए एक वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग जो एक डायनेमिक प्रोसेस है, जो कि बार बार मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट है, और एज पर दैट मार्केट, जो मार्केट और प्रोडक्ट परफॉर्मेंसेस जो चेंज होते हैं, अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्ट्स को सूट करना या चेंज करना, वो फाइनेंशियल प्लानर का रोल है। हाउ इज फाइनेंशियल प्लानिंग डिफरेंट फ्रॉम ए टिपिकल फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, काफी इंडिविजुअल्स कंफ्यूज होते हैं कि ये मेरा जो फाइनेंशियल प्लानिंग है और फाइनेंशियल एडवाइजरी है वो एक ही चीज है, जबकि इसमें बहुत ही टिपिकल डिफरेंसेस है। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए इसको समझते हैं कैसे। फाइनेंशियल एडवाइजर जो होता है वो क्या करता है, हाउ शुड आई इन्वेस्ट माई मनी, तो जो फाइनेंशियल एडवाइजर होता है वो सिर्फ ये एडवाइस करता है इंडिविजुअल को कि उसको अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है, उसको एग्जैक्टली उसको नीड या फ्यूचर गोल्स उससे बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं होता। जबकि जो फाइनेंशियल प्लानर होता है
उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है हाउ कैन आई अचीव माई फाइनेंशियल गोल, कि अपने क्लाइंट के लिए मैं उसके फाइनेंशियल गोल को कैसे मीट आउट करूं। फाइनेंशियल जो एडवाइजर है वो उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो प्रोडक्ट सच एज पेंशन मॉर्गेज, वो प्रोडक्ट आपको एडवाइस कर देगा। जो फाइनेंशियल प्लानर है, फाइनेंशियल प्लानर जो है वो एक रोड मैप और प्लान करता है अचीव करने के लिए कि आपके फाइनेंशियल गोल अचीव हो जाए। जो फाइनेंशियल एडवाइजर होता है वो बहुत शॉर्ट टर्म होता है कि आपको उसने प्रोडक्ट वगैरह आपको गाइड किया और आपने प्रोडक्ट में उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। जबकि फाइनेंशियल प्लानर आपका एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है आपके कैरियर के लिए, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, आपके फ्यूचर में आप कौन सा वेल्थ क्रिएट करेंगे, आपके कौन से फ्यूचर में कहाँ कहाँ पे आपके गोल्स हैं, क्या क्या गोल्स हैं, उसको मीट आउट करता है। तो इसलिए एडवाइजर्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म पे फोकस करते हैं, फाइनेंशियल प्लानर लॉन्ग टर्म पे फोकस करते हैं। टाइप ऑफ एंगेजमेंट में देखिए, फाइनेंशियल एडवाइजर जनरली ट्रांजेक्शनल होता है कि आपने कोई, आपके पास कोई पैसा है, आपने एक फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछा कि मेरे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसने आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट बताया और जनरली वो ट्रांजेक्शनल एडवाइस होने के बाद वो खत्म हो गया। जबकि फाइनेंशियल प्लानर होता है बिकॉज ये बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म होता है और आपको कई सालों तक आपके साथ रखता है आपके फ्यूचर के गोल को मीट आउट करने के लिए। इसलिए ये फाइनेंशियल प्लानर का इंडिविजुअल के साथ रिलेशनशिप बेस्ड मॉडल होता है। एरिया ऑफ फोकस देखिए, फाइनेंशियल एडवाइजर का बहुत नैरो फोकस होता है कि उसकी वन टाइम एक्सरसाइज होती है कि वो पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है। जबकि फाइनेंशियल जो प्लानर होता है उसकी कॉम्प्रिहेंसिव होती है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब लॉन्ग टर्म में आपको कहाँ कहाँ से कौन कौन से गोल और कैसे कैसे आपको अचीव करने हैं। हाउ इज फाइनेंशियल प्लानिंग डिफरेंट फ्रॉम ए टिपिकल फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, उसको डिटेल में समझते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी फाइनेंशियल एडवाइजरी से कैसे डिफर है। Financial planning requires a process where the client, along with the overall needs and goals, are at the core of everything being done. But financially advisory services would normally look at just specific needs like just like advising on stock. फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर जो इंडिविजुअल है उसकी ओवरऑल नीड्स और गोल्स वो सेंटर पॉइंट है जिसपे सारी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है। जबकि जो फाइनेंशियल एडवाइजरी है उसके ऊपर स्पेसिफिक नीड है, उसके ऊपर फोकस होता है कि जैसे सपोज कोई स्टॉक्स पर एडवाइस करना, तो वो सिर्फ वहां पर कंसंट्रेट करता है, नैरो फोकस। द फाइनेंशियल प्लानिंग एफर्ट्स इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। अभी हमने लास्ट स्लाइड्स में भी पढ़ा था कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो एक बहुत बड़ा एफर्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, एज इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइंट्स पर्सनल फाइनेंशियल बजट। जो क्लाइंट्स है उसका पर्सनल फाइनेंशियल बजट क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी इनकम क्या है, उसके एक्सपेंसेस क्या है, उसके फ्यूचर गोल क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। जबकि फाइनेंशियली एडवाइजरी सर्विस जो है इज मोर लाइकली टू लुक एट जस्ट ए स्मॉल पोर्ट ऑफ टोटल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो ये कह सकते हैं कि जो एडवाइजरी सर्विसेज है वो टोटल फाइनेंशियल प्लानिंग का एक सबसेट है या उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है। गोल सेटिंग बिकम्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस में गोल सेटिंग कि फ्यूचर में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कौन कौन से गोल मीट आउट करने हैं, कितना पैसा चाहिए, कितना वेल्थ चाहिए, किस पॉइंट पर चाहिए, कितने टाइम के बाद चाहिए। तो सारे जो एफर्ट्स हैं उसी डायरेक्शन में डाइवर्टेड होते हैं। जबकि फाइनेंशियल एडवाइजरी में सिर्फ दैट एक्टिविटी इज वन स्पेसिफिक टारगेट कि मुझे कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है, कहां पर पैसा इन्वेस्ट करना है या कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं। तो दैट इज मेनली नैरो सेंट्रिक। Financial planning looks to ensure that all financial activities are not at cross purpose with each other. जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है क्योंकि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म और सारे एसेट क्लास को लेकर होती है, फ्यूचर नीड्स को लेकर होती है, तो उसमें जितने भी सारी प्लानिंग होती है और जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो इंश्योर किया जाता है कि वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस ना करें। जबकि एडवाइजरी सर्विसेज में ऐसा हो सकता है, एडवाइजरी सर्विसेज को आपके बाकी नीड्स और गोल से एग्जैक्टली कोई मतलब नहीं होता, तो स्पेसिफिक उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए फाइनेंशियली एडवाइजरी ली जाती है। Monitoring the situation and then taking action to ensure that the things remains on track. ये देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, तो उसको रिव्यू किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, एंड देन टेकिंग एक्शन टू एंश्योर, और रिक्वायरमेंट है तो कोई भी एक्शन भी लिया जाता है सो दैट ऑल दीज गोल्स एंड ऑल एग्जीक्यूशंस आर ऑन ट्रैक। ये फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस है। जबकि एडवाइजरी में एक बहुत ही नैरो सेंट्रिक अप्रोच के साथ काम करते हैं। Financial planning looks to select at what is right for an individual and this would differ from person to person. फाइनेंशियल प्लानिंग है वो एक देखते हैं कि इंडिविजुअल्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसके गोल्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, और ये सभी के लिए अलग अलग हो सकती है। दिस टेक्स इनटू अकाउंट बोथ द रिटर्न्स एज वेल एज द रिस्क। ये दोनों चीजें देखती है कि जो इंडिविजुअल है, जो क्लाइंट है,
उसका रिस्क कितना है, वो रिटर्न्स क्या एक्सपेक्टेड करता है, उसकी ओवरऑल रिक्वायरमेंट क्या है। जबकि फाइनेंशियली एडवाइजर्स में एडवाइजरी में ऐसा नहीं होता। फाइनेंशियल एडवाइजरी में सिर्फ जहां पर एक एक एक्टिविटी पर फोकस है, उसी को फोकस करके उसी के बारे में एडवाइस किया जाता है। देयर हैज टू बी ए कंटिन्यूटी इन फाइनेंशियल प्लानिंग एफर्ट्स। जब फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं उसमें तो बहुत बड़ा कंटिन्यूटी होता है, लॉन्ग टर्म होता है, जहां पे इसको लगातार एग्जीक्यूट किया जाता है, ट्रैक किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, चेंजेस किया जाता है। जबकि दिस इज फाइनेंशियली जो एडवाइजरी सिस्टम है, ये एक शॉर्ट टाइम और वन टाइम एक्सरसाइज होती है, और ये बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ती। ये वन टाइम एक्सरसाइज हुआ, किसी की चीज के बारे में एडवाइस किया और वो टास्क फिनिश हो गया, तो यहीं तक फाइनेंशियल एडवाइजरी होती है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज में। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, तो देखिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग का स्कोप क्या क्या है, कहाँ कहाँ क्या क्या कवर करती है। इनकम एंड कैश फ्लो प्लानिंग, इंश्योरेंस प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड फ्यूचर प्लानिंग, इनकम टैक्स प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग, contingency planning, risk analysis, asset allocation, objective setting, income liquidity, earning versus savings, investment review and structure, smart investing। तो ये सारा स्कोप है फाइनेंशियल प्लानिंग। Staggering the timings of certain goals, the financial situation of an individual may not allow all the financial goals to be provided for। कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो इंडिविजुअल्स के सारे गोल कंप्लीट नहीं हो सकते, तो कभी कभी किसी किसी गोल्स को पोस्टपोन करना पड़ता है, किसी को गोल को नेग्लेक्ट भी करना पड़ता है या उसको हटाना भी पड़ता है, सो दैट जो आपके क्रिटिकल फाइनेंशियल गोल्स है वो अकम्प्लिश किए जा सके, वहां पर कोई कंप्रोमाइज ना हो। देयर आर सिचुएशन व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव ए फाइनेंशियल गोल इन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ऐसी कभी कई बार सिचुएशन आ जाती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ऊपर कोई गोल आपका कंप्लीट भी नहीं हो, तो उसमें क्रिटिकल जो गोल्स है उनको पहले प्रायोरिटाइज किया जाएगा और उसके बाद बाकी और गोल्स को ध्यान में रखा जाएगा। अब इसका और क्या प्रोसेस है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग का। कैश फ्लो मैनेजमेंट, इट इज आल्सो वाइटल दैट देयर इज ए कैश फ्लो मैच सो दैट हाउसहोल्ड और द इंडिविजुअल डज नॉट रन इनटू एनी कैश फ्लो प्रॉब्लम। ये बहुत जरूरी है कि जो कैश फ्लो हो रहा है, जो इनकम आ रही है, उससे जो आपकी इमीडिएट नीड है और जो आपकी फ्यूचर नीड है वो कंप्लीट किया जा सके, वो आपको अचानक से कोई कैश फ्लो की प्रॉब्लम नहीं आ जाए। दिस इनफ्लो हैपेंस व्हेन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश डज नॉट मैच। ये प्रॉब्लम कब होती है, जब आउटफ्लो ज्यादा हो इनफ्लो से, तो वहां पर कैश फ्लो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है। ये भी एक फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है। वन ऑफ द वेज टू एंश्योर दैट देयर इज नो कैश फ्लो प्रॉब्लम इज टू हैव ए बजट। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग में प्रोसेस है कि सबसे पहले उसको बजट करेंगे। ए बजट इज नथिंग बट ए लिस्ट ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लो दैट एन इंडिविजुअल विटनेस। एक प्लानिंग है, एक प्रोसेस है जिसमें एक्सपेक्टेड इनफ्लोज और आउटफ्लोज उसको जॉट डाउन करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और उसमें ये एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या इनफ्लोज होंगे और क्या क्या आउटफ्लोज होंगे, सो दैट कैश फ्लोज को थोड़ा सा मैनेज किया जा सके। इंश्योरेंस प्लानिंग, several unexpected expenses can cause an imbalance in income and expenses of an household can be managed with the insurance। तो देखिए कभी कोई अगर मेडिकल एक्सपेंसेस आ गए या कोई जो अर्निंग फैमिली मेंबर है वो नहीं रहा, उसकी डेथ हो गई, तो इंश्योरेंस जब कर लेते हैं, तो इंश्योरेंस इज ए रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म। तो उससे रिस्क ट्रांसफर हो जाता है, वेयर स्मॉल प्रीमियम अमाउंट, एक प्रीमियम जाता है स्मॉल अमाउंट प्रीमियम का, बट कैन रिजल्ट इन पेमेंट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनीज टू टाइड ओवर द रिस्क फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड इवेंट। तो अगर फैमिली में कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो गए जो कि एक इंश्योरेंस के थ्रू कवर किए जा सकते हैं, तो स्मॉल प्रीमियम पेमेंट करेंगे, बट कभी कोई बड़ा लार्ज एक्सपेंसेस है उससे हम बच सकते हैं, तो वो इंश्योरेंस प्लानिंग की जाती है फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस में। डेट मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हेल्प हाउसहोल्ड प्लान देयर लायबिलिटी एफिशिएंटली। जो हमारे फाइनेंशियल प्लानर है वो हेल्प करते हैं उनकी लायबिलिटीज को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए। इट इज कॉमन फॉर हाउसहोल्ड टू बोरो इन ऑर्डर टू फंड देयर होम्स, कार्स एंड ड्यूरेबल्स। जो इंडिविजुअल्स है वो बोरो करते हैं इनके लिए, होम्स के लिए, कार के लिए, ड्यूरेबल्स के लिए। सेवरल हाउसहोल्ड आल्सो यूज क्रेडिट कार्ड एक्सटेंसिवली, बहुत वो क्रेडिट कार्ड को भी एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। अब टू बोरो इज टू यूज टुमारोज इनकम टुडे। अब आज की डेट में हम क्रेडिट कार्ड यूज कर लें या कोई लोन के ले लें या कोई बोरो कर लें, वो एक तरह से हम अपनी आगे के फ्यूचर इनकम को सफर कर सकते हैं उसकी वजह से। ए पोर्शन ऑफ फ्यूचर इनकम हैज टू बी अपॉर्चुनेट टू रीपे द बोरोविंग। तो अगर किसी इस तरह के एक्सपेंसेस हो गए जहां हमने क्रेडिट कार्ड से किया या कोई बोरो किया, तो जो हमारी फ्यूचर की इनकम होगी
वो काम आएगी उन बोरोज को सेट ऑफ करने के लिए, बोरोइंग्स को सेट ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पे भी फाइनेंशियल प्लानिंग का बहुत बड़ा पार्ट है। दिस impacts the ability to save in future and in extreme cases can stress the ability to spend on essentials too। और अगर कभी बोरोविंग्स बहुत ज्यादा हो गई, क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग ज्यादा हो गई, तो ये फ्यूचर में सेव करने की जो कैपेसिटी है उसको भी इफेक्ट कर सकता है। साथ में एक्सट्रीम केसेस में बहुत ज्यादा फैमिली के ऊपर स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। और ये भी हो सकता है कि उसकी उसकी वजह से हम फ्यूचर में जो हमारी अर्निंग्स है वो कम हो जाएंगी, क्योंकि हमने आज ही बोरो कर लिया। तो जो हमारी जो एसेंशियल हैं जिनके लिए हमें खर्च करना ही है, वहां पर भी शायद हमारी एबिलिटी को सफर करेगा, और हमें वहां पे भी हम एसेंशियल के लिए, एसेंशियल जो कमोडिटीज होती हैं उसके लिए भी हम थोड़ा प्रॉब्लम में हो सकते हैं। द asset being funded by borrowing may be an appreciating asset। ये भी हो सकता है कि जब हम कोई बोरोइंग करें तो कोई अप्रिशिएटिंग असेट के लिए करें, जैसे कि प्रॉपर्टी, या वो हम कोई रेंटल इनकम के लिए, या एक ऐसा असेट क्लास जो बाद में फ्यूचर में हमें ज्यादा लार्ज वैल्यू देगा, उसके लिए भी यूज किया जाता है। लोन कुड बी फंडिंग ए डेप्रिशिएटिंग असेट, जबकि हम एक साथ में हम ये हो सकता है हम कोई प्रॉपर्टी ले जो कि एक एप्रिशिएटिंग असेट है, साथ में ये भी हो सकता है कि हम कोई बोरोविंग ले जो डेप्रिशिएटिंग असेट्स के लिए ले लें, जैसे कि कार, विच में रिक्वायर एडिशनल एक्सपेंसेस, जो कि पहले तो हमें बोरो करना पड़ेगा, उसके बाद उसके एडिशनल एक्सपेंसेस होंगे ऑन फ्यूल एंड मेंटेनेंस। बट उसके साथ साथ ये भी होगा, यस, बेटर लाइफस्टाइल होगी एंड कमिटिंग जो कन्वीनियंस होगा तो वो होगा। बट फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ा वीक हो जाता है अगर हम कोई बोरोइंग करते हैं, और बोरोइंग्स को अगर स्पेसिफिकली अगर हम डेप्रिशिएटिंग असेट्स में यूज कर लें, तो वो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे थोड़ा हमारे पर स्ट्रेस क्रिएट करता है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड एसेट एलोकेशन। A crucial component in financial planning and advisory is funding of financial goal for a household। कि कोई गोल जो है उसकी फंडिंग कहाँ से आएगी, जो गोल अचीव करना है उसमें पैसे कहाँ से आएंगे। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग इन्वॉल्व्स एस्टिमेटिंग द एबिलिटी ऑफ हाउस होल्ड। तो उसको एस्टिमेट करते हैं कि एक उसकी जो इनकम है उसमें से वो कितना उसकी एबिलिटी है उसको सेव करने के लिए, और फिर राइट असेट्स कौन कौन से उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, और उसको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कंसिडर्स द पर्पस, पर्पस क्या है, फाइनेंशियल गोल्स क्या है, कितना पैसा रिक्वायरमेंट है, और कितना पैसा अलग से रखना है उसके लिए, और कहाँ इन्वेस्ट करना है। फाइनेंशियल प्लानिंग में इनकम टैक्स का प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम इज सब्जेक्ट टू द टैक्स एंड अमाउंट एन इंडिविजुअल कैन सेव, जो एक इंडिविजुअल अमाउंट सेव कर सकता है, द रिटर्न दे अर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट एंड देयरफॉर द कॉर्पस they are able to build for their future goals are all are impacted by the tax regime they fall under। तो वो कितना अभी सेव कर सकता है, कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, फ्यूचर में वो कितना बड़ा कॉर्पस एक एक्यूमुलेट कर सकता है, वो सब पर डिपेंड करेगा कि वो कितने बड़े टैक्स ब्रैकेट में आता है या उसकी इनकम पे कितने टैक्सेस हैं। एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और फाइनेंशियल प्लानर शुड बी एबल टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस। तो इंडिविजुअल्स के वो जो क्लाइंट हैं उनके उनके ऊपर टैक्स का क्या इम्पैक्ट है वो अंडरस्टैंड करता है, उसके बेसिस पे उनको एडवाइस करता है कि कौन कौन से वो इन्वेस्टमेंट्स में एडवाइस करें, कौन कौन सी उनकी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी है। द पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट विल हैव टू बी कंसिडर्ड व्हाइल चूजिंग द प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आइडियली उसके अंदर पोस्ट टैक्स कितना रिटर्न आएगा वही मैटर करता है, बिकॉज अल्टीमेटली उसी से गोल कंप्लीट होते हैं। जो टैक्स जाना है वो गवर्नमेंट को, वो तो टैक्स देना ही देना है। द टैक्सेबिलिटी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट सच एज डिविडेंड, रेंट, इंटरेस्ट डिफर। जितनी भी इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे डिविडेंड्स आ रहे हैं, रेंट्स आ रहे हैं, या कोई इंटरेस्ट आ रहा है, उन सभी पे टैक्सेबिलिटी डिफरेंट है। इसलिए जो फाइनेंशियल प्लानर है वो अपने क्लाइंट के साथ बैठ के कि कौन से राइट सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी डिसाइड करता है, जिसमें टैक्स प्लानिंग का एक प्रॉपर पॉइंट होता है। रिटायरमेंट प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानर अपने क्लाइंट के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग भी करता है कि उसके रिटायरमेंट के कितने साल बचते हैं, रिटायरमेंट पे उसको किस लाइफस्टाइल के लिए कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। प्रोवाइडिंग फॉर रिटायरमेंट इज वन ऑफ द प्राइमरी फाइनेंशियल गोल that all people have to plan for। तो रिटायरमेंट के लिए सभी लोगों को अपना प्लान करना है। Given its complexity and nature of well-being in future, many people tend to ignore it until it's too late। ज्यादातर लोग जब तक रिटायर होते हैं, जब तक बहुत लेट हो जाते हैं और इसको कॉम्प्लेक्सिटी बहुत होती है इसको प्लान करने के लिए, तो वो प्लान ही नहीं कर पाते हैं, और जब तक वो रिटायर होते हैं तब तक फिर उसके बाद वो पछताने लगते हैं और कंप्रोमाइज करते हैं फिर अपनी क्वालिटी ऑफ रिटायरमेंट पे। टू बी एबल टू प्लान फॉर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के लिए प्लान करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक फाइनेंशियल प्लानर के लिए, क्लाइंट के लिए, कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझे, इन्फ्लेशन को समझे, और उसका इम्पैक्ट, कि उसके जो फ्यूचर के आने वाले जो उसके एक्सपेंसेस हैं, जो उसके पास जो कॉर्पस है उसके ऊपर उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, वो उस इनकम से कितना इनकम जनरेट कर सकता है, और जो फ्यूचर में जो उसका कॉर्पस बिल्ड होगा उसमें उसको कितने पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसी लाइफस्टाइल को या बेटर लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, वो सब रिटायरमेंट प्लानिंग का पार्ट है। एस्टेट प्लानिंग, वेल्थ इज ए पास्ड ऑन टू अक्रॉस जनरेशन। तो देखिए वेल्थ जनरेशन जब जैसे जैसे चेंज होती रहेंगी वैसे वैसे पास ऑन किया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ इंटर जनरेशनल ट्रांसफर, जो इंटर जनरेशनल ट्रांसफर किया जाता है वेल्थ और एस्टेट, इट नॉट ओनली इन्वॉल्व्स लीगल एस्पेक्ट, लीगल के साथ साथ में वो entitlement under personal law, documentation process that will enable a smooth transition of wealth in a tax efficient way, वो भी फाइनेंशियल प्लानर कर सकता है। एस्टेट प्लानिंग रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज दैट आर फोकस्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ वेल्थ टू लीगल हेयर्स, चैरिटी एंड अदर आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरी। तो किसी की भी डेथ होने के बाद कि उसका जो एस्टेट है, उसका जो कॉर्पस है वेल्थ, वो उसको लीगल हायर्स के पास या चैरिटी के पास या उसके बेनिफिशियरीज के पास कैसे जाएगा, उसमें भी फाइनेंशियल प्लानर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। Assets are broadly classified as physical assets and financial asset. फिजिकल एसेट्स वो हो गए जिनको हम टच कर सकते हैं, टेंजिबल हो गए। फाइनेंशियल एसेट्स वो हो गए जो पेपर्स पर हुए, जैसे हमारे स्टॉक्स हो गए, शेयर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गए। फिजिकल एसेट्स जैसे हमारे कार हो गई, हमारा घर हो गया, इस तरह के एसेट्स को फिजिकल एसेट्स बोलते हैं। असेट में बी अप्रिशिएटिंग इन वैल्यू और डेप्रिशिएटिंग। कुछ असेट्स ऐसे होते हैं जो अप्रिशिएट करते हैं वैल्यू में, कुछ डेप्रिशिएट करते हैं। जैसे कार है वो डेप्रिशिएट करती है, प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करती है। ऑल असेट्स हैव ए रीसेल वैल्यू, सभी असेट्स की एक रीसेल वैल्यू होती है। इन्वेस्टर होल्ड असेट्स फॉर द रिटर्न्स दे प्रोवाइड, इन्वेस्टर उनको होल्ड करता है बिकॉज वो रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। द नेचर ऑफ रिटर्न दैट एन असेट प्रोवाइड क्लासिफाइड देम एज ग्रोथ ओरिएंटेड, इनकम ओरिएंटेड और ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू। तो जो असेट होते हैं उनको क्लासिफाई करते हैं बेसिस कि वो ग्रोथ ओरिएंटेड है कि उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, या इनकम ओरिएंटेड है कि उससे एक रेगुलर इनकम आएगी, या फिर एक कॉम्बिनेशन है दोनों का। ये समझने के लिए ये असेट्स क्लास इन चीजों पे डिपेंड करती है। शॉर्ट टर्म इम्बैलेंसेस इन इनकम एंड एक्सपेंसेस कैन बी मैनेज्ड। अगर कोई भी इंडिविजुअल के पास शॉर्ट टर्म में इनकम और एक्सपेंसेस के बीच में कोई मिसमैच होता है तो वो लोन्स और एडवांसेस से मीट आउट किया जा सकता है। लोन्स आर लायबिलिटी एंड कम एट ए कॉस्ट विच में फर्दर स्ट्रेन द फ्यूचर इनकम। तो देखिए जब लोन्स और लाइबिलिटीज होती है वो एक कॉस्ट के ऊपर आती है बिकॉज उसमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, और उससे फ्यूचर की इनकम सफर करती है और स्ट्रेस क्रिएट करती है। द ऑप्शन ऑफ लोन टू फंड एक्सपेंसेस मस्ट बी यूज्ड विद द डिस्क्रिशन सिंस इट वीकन्स द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ द हाउस होल्ड। जो लोन्स है, जो लाइबिलिटी है टू फंड द एक्सपेंसेस, ये बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए बिकॉज ये फाइनेंशियल सिचुएशन को वीक कर देता है। फिजिकल असेट्स आर टेंजिबल असेट्स। फिजिकल एसेट्स जैसे डिस्कस करे थे, टेंजिबल एसेट्स है जस्ट लाइक रियल एस्टेट, गोल्ड या प्रीशियस मेटल। फिजिकल एसेट्स आर मोर ग्रोथ इन्वेस्टमेंट दैट आर ब्रॉट फॉर एप्रिशिएशन। तो जो कि फिजिकल एसेट्स है वो मेनली एप्रिशिएशन के लिए के लिए बाई किया जाता है रेदर देन द इनकम दे जनरेट। सम सच रियल एस्टेट प्रोवाइड बोथ, कुछ ऐसे रियल एस्टेट या कोई ऐसी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल या कमर्शियल होती है जहां पे ऑब्जेक्टिव इनकम का भी होता है, ग्रोथ का भी होता है। वाइल अदर सच एज गोल्ड या कोई प्योर ग्रोथ ओरिएंटेड एसेट्स जो होते हैं वो मेनली ग्रोथ ओरिएंटेड एसेट्स होते हैं, जैसे गोल्ड, उसमें कोई रेगुलर इनकम जनरेट नहीं होती। द प्राइमरी ड्रॉबैक ऑफ फिजिकल एसेट्स आर द लिक्विडिटी। फिजिकल एसेट्स का लिक्विडिटी नहीं होता, किसी भी घर को बेचना, लिक्विडेट करना बहुत मुश्किल होता है। लैक ऑफ रेगुलेशंस होती है, लिमिटेड रेगुलेशंस होती है, उसके लिए स्किल्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है, अपॉर्चुनिटीज को देखना पड़ता है, मेरिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को असेस करने में प्रॉब्लम होती है, अरेंज फॉर द परचेज ऑफ असेट्स करने में मुश्किल होती है, एंड इट्स मैनेजमेंट एंड द सेल ऑफ असेट्स व्हेन इज रिक्वायर्ड। तो इस सेल और बाय करने के लिए सब बहुत ज्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अदर लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स एज एन इन्वेस्टमेंट इज दैट दे आर टिपिकली लार्ज टिकट इन्वेस्टमेंट। तो रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा आपको पैसा चाहिए, बहुत बड़ा कॉर्पस चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड दे रिक्वायर सब्सटेंशियल सेविंग और एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग्स एंड लोन। तो एक बहुत बड़ा आपका सेविंग्स का पार्ट चाहिए उसमें आपको यूज करने के लिए, बाय करने के लिए, या फिर आपको एक सेविंग्स और लोन की भी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। Financial assets represents a claim that the investor has a benefit to benefits represented by the assets. For example, a bank deposit gives the benefit of
प्योर एक हर एक असेट क्लास का एक अलग बेनिफिट होता है और उसी तरह से वो असेट्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे कि फिक्स डिपॉजिट है, गिव्स द बेनिफिट ऑफ पीरियोडिक इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट टू द होल्डर ऑफ एन एसेट। तो फिक्स डिपॉजिट होती है वो रीपेमेंट ऑफ पीरियोडिक इंटरेस्ट भी होती है और मैच्योरिटी पे प्रिंसिपल भी मिलता है। एन इक्विटी शेयर होल्डर प्रोवाइड्स, जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है, शेयर्स होते हैं, वो आपको पीरियोडिक डिविडेंड भी देते हैं इफ इट इज देयर, और आपको एप्रिसिएशन भी देते हैं और डेप्रिसिएशन भी देते हैं इन इट्स वैल्यू फॉर द अकाउंट होल्डर। देखिए नेटवर्थ क्या होता है, नेटवर्थ होता है कि कस्टमर के पास, इंडिविजुअल के पास पूरा कितने असेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज है। तो टोटल जो असेट्स हैं अगर उसमें से हम लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो नेटवर्थ आ जाता है। टुगेदर द फिजिकल एंड फाइनेंशियल असेट्स, जो उसके पास टोटल असेट्स है, फिजिकल और फाइनेंशियल असेट्स, वो तो हमारे हो गए उसके पास उसका असेट्स। वाइल दीज असेट्स रिप्रेजेंट फाइनेंशियल बेनिफिट, जो असेट्स होते हैं वो सारे फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए होते हैं, रिटर्न जनरेट करते हैं और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। जबकि लोन्स एंड बोरोविंग्स आर यूज्ड टू बाय असेट्स क्रिएट ए लायबिलिटी, वो लायबिलिटी क्रिएट करती है, इंपोज ए रीपेमेंट ऑब्लिगेशन ऑन द बायर एंड ए चार्ज ऑन फ्यूचर इनकम, जो फ्यूचर इनकम होती है वो भी सेट ऑफ करनी पड़ती है। लोन्स टेकन टू बाय एप्रिशिएटिंग असेट एड टू द लॉन्ग टर्म वेल्थ, अगर कोई लोन किसी एप्रिशिएटिंग असेट के लिए यूज किया है तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करता है। जबकि लोन टेकन टू बाय फाइनेंशियल एसेट्स आल्सो कॉल्ड लिवरेजिंग, अगर कोई फाइनेंशियल एसेट्स को बाय करने के लिए अगर लोन लिया है जिसको हम लिवरेजिंग बोलते हैं, तो ये बहुत रिस्की हो जाता है और बहुत हायर वोलेटिलिटी होता है। asset required acquired with savings and without taking any liability add to the financial, अगर कोई asset acquire किया जाए अपनी saving से without taking any kind of liability loans, तो वो financial strength को और strong करता है। An assessment of financial well-being of an household can be made by calculating, अभी किसी भी इंडिविजुअल का फाइनेंशियल वेलबींग कितना अच्छा है, कितना अच्छी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, वो कैलकुलेट किया जाता है नेटवर्थ से। नेटवर्थ क्या होता है, नेटवर्थ होता है उसके टोटल असेट्स में से माइनस कर दीजिए लाइबिलिटीज को, वो उसका नेटवर्थ हो गया। जितना उसका नेटवर्थ ज्यादा होगा, जितने ज्यादा उसके असेट्स होंगे और जितनी उसकी लाइबिलिटीज कम होंगी, उतनी ही उसकी फाइनेंशियल बेटर होंगी, फाइनेंशियल पोजीशन बेटर होंगी। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस, एस्टेब्लिश एंड डिफाइन द क्लाइंट रिलेशनशिप। देखिए इसका फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहले क्लाइंट के बीच में और फाइनेंशियल प्लानर के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन करना, ट्रस्ट बिल्ड करना। गैदर क्लाइंट डेटा एंड इंक्लूडिंग गोल्स, future need of a client requires clear definition in terms of how much money will be needed by when, how much is he earning, ये पूरा उसका क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसके गोल्स के बारे में जानना, ये सारा फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस है। जब गोल्स हो गया, डेटा गैदर हो गया, उसके बाद एनालाइज एंड इवेल्युएट फाइनेंशियल स्टेटस, तो उसके बाद उसकी करंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए क्लाइंट क्या है, नीड्स टू बी अंडरस्टूड, कहाँ कहाँ पर उसकी इन्वेस्टमेंट्स है, द एबिलिटी टू सेव, कितना वो सेव कर सकता है, और उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे उसको इन्वेस्टमेंट करना है, डिपेंड्स अपॉन हिज करंट फाइनेंशियल स्टेटस। तो उसकी एनालाइज एंड इवेल्युएट फाइनेंशियल स्टेटस, बेसिस दैट उसके बाद डेवलप एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल प्लानिंग रिकमेंडेशन। तो सबसे पहले उसने रिलेशनशिप डेवलप किया, फिर डेटा गैदर किया, गोल्स डिसाइड किए, फिर उसकी इमीडिएट जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको एनालिसिस किया, उसके बेसिस पे उसके गोल्स कैसे मीट आउट होंगे, उसके लिए डेवलप ए प्रेजेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग रिकमेंडेशन, कि उसको कहाँ पर उसके अपने एक्सपेंसेस उसको सेव करने हैं, कहाँ पे उसको इतनी इनकम बढ़ानी है, उसको अपने असेट्स कहाँ पर रीएलोकेट करने हैं, लायबिलिटी कैसे मैनेज करनी है, कहाँ पर जो उसकी अपनी सेविंग्स है उसको इन्वेस्ट करना है, कहाँ इसको इन्वेस्टमेंट प्लान करना है, कितने टाइम के लिए करना है, वो एक फाइनेंशियल प्लानिंग का एक रिकमेंडेशन आता है। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट द फाइनेंशियल प्लानिंग रिकमेंडेशन, तो जो फाइनेंशियल प्लान डेवलप किया उसको इम्प्लीमेंट कराना, एग्जीक्यूट कराना, कि उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स करनी है वो सारे एग्जीक्यूट हो, वहां वहां इन्वेस्टमेंट जहाँ करनी है वो इन्वेस्टमेंट करें, जहां जहां पे उसको एक्सपेंसेस कंट्रोल करने थे वो उसको एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें, इन सबको एग्जीक्यूट करना, ये नेक्स्ट पार्ट है। जब सारा प्लानिंग एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद उसको रेगुलरली मॉनिटर करना, रिकमेंडेशंस को, क्या वो ट्रैक पर चल रही हैं, क्या क्लाइंट के कोई गोल चेंज तो नहीं हुए, या जैसा जैसा उस प्लान के बारे में या रिटर्न्स के बारे में सोच रहे थे वह वैसे ही कॉर्पस बढ़ रहा है, या फिर अगर एडवाइजर को लगता है तो उस पर अगर कोई चेंजेस करने हैं, या फिर वो उसके पाथ पर अलाइंड है उसके टुवर्ड्स इस गोल, उसको देखते हैं, और मॉनिटर करने के बाद अगर कोई भी चेंजेस रिक्वायर्ड हो तो उसके वो प्लान के बीच में चेंजेस किए जाते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड एग्जीक्यूशन,
Investment advisors may engage with their client at various levels and scope of services they offer may vary depending upon their skills. तो जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं वो अलग अलग तरह से उनके स्कोप डिफर होती है, उनके स्किल्स डिफरेंट होती है, कैपेबिलिटीज डिफरेंट होती है, बिजनेस मॉडल डिफरेंट होता है. In several countries including India where there has been a regulatory action in defining the role of various intermediaries that deal with the investors, तो including India वहां पर जो ये फाइनेंशियल प्लानर हैं, जो वेरियस इंटरमीडियरीज हैं, उनके रोल डिफाइंड है. When a relationship manager, financial advisor, wealth manager or other entity, irrespective of nomenclature used, अगर वो कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट अपने क्लाइंट को सेल करते हैं as a part of his role or business and earns a commission from the producer of the financial product, there is a potential conflict of interest. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फाइनेंशियल प्लानर है, अगर वो अपने क्लाइंट के लिए कोई प्रोडक्ट सेल करता है जिसमें उसको कोई कमीशन मिलता है, तो देखिए उसको कॉन्फ्लिक्ट होगा. वो प्रोडक्ट बेचना चाहेगा जो उसके क्लाइंट के लिए ठीक नहीं है, बट वो प्रोडक्ट बेचना चाहेगा जहां पे उसको इनकम ज्यादा होती है, उसको अपना कमीशन ज्यादा मिलेगा. तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा. इसलिए द सेलर ऑफ प्रोडक्ट मे नॉट एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट. तो जो प्रोडक्ट का सेलर है वो क्लाइंट के लिए काम नहीं करेगा, बट वो वहां पर काम करेगा जहां उसको ज्यादा कमीशन मिलता है, जिसकी वजह से मिससेल हो सकता है, गलत गोल्स के लिए गलत इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट हो सकती है, और शायद वो उसके इनलाइन ना हो ताकि उसके गोल्स के रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल ना हो, और वो एक तरह से उसको नेगेटिवली इफेक्ट कर जाए अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को. इसके बारे में वन ऑफ द रेगुलेटरी इनिशिएटिव्स टू प्रिवेंट सच मिससेलिंग, अब इसमें एक रेगुलेटरी इनिशिएटिव आया, उसमें सर्विस प्रोवाइडर की और डिस्ट्रीब्यूटर की सर्विसेज को डिफरेंशिएट किया गया, एंड टू आस्क एडवाइजर्स टू अर्न. तो उन्हें कहा गया कि जो एडवाइजर्स हैं वो अपने क्लाइंट से उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए उनसे अपनी फी चार्ज करें, जबकि जो प्रोडक्ट है उनसे कमीशन ना लें, तो उनको प्रोहिबिट किया गया. द डिस्ट्रीब्यूटर हु एग्जीक्यूट द ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल प्रोडक्ट में अर्न ए कमीशन फ्रॉम द प्रोड्यूसर. तो जो एक एडवाइजर हुआ, आइडियली अगर एडवाइजर अपना क्लाइंट को कुछ एडवाइस कर रहा है तो उसे एडवाइजरी फी ले. अगर उसको कोई प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, एग्जीक्यूट करने हैं, तो वो उससे कमीशन ना ले. Distributor who executes the transaction may earn a commission from the producer. The current regulatory regime for financial advisor in India requires that anything offering financial advice for a consideration should be registered with the SEBI. तो जो भी कोई फाइनेंशियल एडवाइस करता है वो सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड होना चाहिए, एंड शुड नॉट अर्न एनी इनकम फ्रॉम द प्रोड्यूसर. तो जो प्रोडक्ट्स देते हैं उस प्रोडक्ट के थ्रू जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वहां से उस फाइनेंशियल एडवाइजर को कोई भी कमीशन नहीं आना चाहिए. तो उसकी जो इनकम आनी चाहिए वो अपने क्लाइंट को चार्ज करना चाहिए कि मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, आप मुझे चार्ज करो. बट वो कोई प्रोडक्ट सजेस्ट करता है तो उसको उससे कमीशन नहीं आ सकता, इसलिए वो प्रोडक्ट जो सेल करने वाले हैं वो अलग होने चाहिए और फाइनेंशियल एडवाइजर्स अलग होना चाहिए. बट यहाँ पे एक चीज है, देयर आर स्पेसिफिक एग्जम्पशंस प्रोवाइड फॉर दोज दैट ऑफर एडवाइस इंसिडेंटल टू ए प्रोडक्ट दे मे सेल. तो ये बहुत एक नॉमिनल कोई एग्जम्पशंस प्रोवाइड किए गए हैं, जबकि कोई बाई चांस कोई ऐसा इंसिडेंटली हो जाए जहाँ के जो वो प्रोडक्ट बेचते हैं और वो प्रोडक्ट अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर एक दो स्पेसिफिक एग्जम्पशंस दी हुई हैं सेबी ने. एग्जीक्यूशन ओनली सर्विसेज. एग्जीक्यूशन ओनली सर्विसेज मींस some investment advisors do not charge their client for the advice. तो वो जो क्लाइंट को एडवाइस करते हैं वहां तो कोई चार्ज नहीं करते as their core function, जबकि वो डिस्ट्रीब्यूट जो करते हैं वो उसकी फी चार्ज करते हैं. देयर इनकम कम, जो दूसरे एग्जीक्यूशन ओनली सर्विसेज उनकी जो इनकम आती है वो कमीशन से आती है फ्रॉम सेलिंग द प्रोडक्ट. दे मे आल्सो एग्जीक्यूट ट्रांजैक्शन एडवाइस बाय अनदर फाइनेंशियल एडवाइजर. वो अगर कोई दूसरे फाइनेंशियल एडवाइजर ने कोई ट्रांजैक्शन या कोई इन्वेस्टमेंट बताया तो वो उसको भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और वहां से भी उनको पैसा आ सकता है. Such advisors may also distribute a range of products including the investment product, insurance, banking and loan product which are subject to regulation by multiple regulators apart from SEBI. Some firms may organize the execution only service into aggregation model. जो कई फर्म्स होती है वो क्या करती है, एग्रीगेशन मॉडल को एग्जीक्यूट करती है. द एग्रीगेटिंग एंटिटी हैज सेवरल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएटेड विद इट. तो जो एग्रीगेटिंग एंटिटी होती है उसके साथ बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर अटैच होते हैं जो कि बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट को अपने क्लाइंट्स को बेचते हैं. इस केस में क्या होता है, द कंपनी शॉर्टलिस्ट द प्रोडक्ट इट वुड ऑफर बेस्ड ऑन द सिलेक्शन क्राइटेरिया, और इट मे आल्सो हैव ए सेंट्रल एडवाइजरी टीम दैट सेलेक्ट द प्रोडक्ट
आफ्टर रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस वो क्लाइंट को दिए जाते हैं और वहां से वो कमीशन मिलता है. Those that like to offer these product to their clients may associate with such companies. जो कि जो वो लाइक करते हैं कि इस तरह के क्लाइंट्स को प्रोडक्ट्स देने के लिए वो इस कंपनी के थ्रू एसोसिएट कर सकते हैं एंड शेयर देयर रेवेन्यू विद द कंपनी फॉर यूजिंग देयर रिसर्च सर्विसेज. और जो रेवेन्यूज है वो कंपनी के थ्रू शेयर कर सकते हैं. Many aggregator offers a range of support services to their associates, including training, development, customer relationship, management software, execution platform, and facilities that may be expensive to set up on a standalone basis. तो वो कंपनीज के साथ अरेंजमेंट करके सब अपने क्लाइंट्स के लिए प्रोवाइड करते हैं. देखिए रैप्स एंड प्लेटफॉर्म फी क्या होती है. रैप्स एंड प्लेटफॉर्म फीस आर टेक्नोलॉजी बेस्ड एडवाइजरी सॉल्यूशन दैट आर स्टैंडर्डाइज्ड फॉर एग्जीक्यूशन. तो कई ऐसे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो अपनी वेबसाइट्स के थ्रू एडवाइजरी प्रोड्यूस करते हैं या एडवाइजरी देते हैं. एक क्लाइंट और एन एडवाइजर एसोसिएट्स विद द प्लेटफॉर्म जो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म या वेबसाइट के थ्रू एडवाइस लेते हैं एंड कैन ऑफर इट्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट एज ए मॉडल पोर्टफोलियो दैट इन्वेस्टर्स कैन बाय. तो उन मॉडल पोर्टफोलियो को देखकर इन्वेस्टर्स बाय कर सकता है. इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स may also choose this platform to execute the transaction in standardized model portfolio. तो जो ऑनलाइन साइट्स है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है उनके मॉडल पोर्टफोलियो के बेसिस के ऊपर भी जो फाइनेंशियल प्लान है अपने क्लाइंट्स के लिए अपने ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करा सकते हैं. क्लाइंट कैन व्यू हाउ देयर पोर्टफोलियोज. और वहाँ टेक्नोलॉजी बेस्ड जो वेबसाइट्स हैं एप्स हैं वहां पे वो क्लाइंट अपने पोर्टफोलियो को व्यू कर सकते हैं कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. एडवाइजर्स कैन मॉनिटर and review the portfolios and holistically manage the money of the client across multiple product. तो जो प्लेटफॉर्म के थ्रू जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो ऐप है उनके थ्रू अपने क्लाइंट्स का जो पोर्टफोलियो उसको रिव्यू कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं. रैप्स एंड प्लेटफॉर्म में चार्ज द क्लाइंट. जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो क्लाइंट के को एक फी चार्ज कर सकते हैं और जो कि फीस है वो जो एडवाइजर जो एग्जीक्यूट करता है उसके साथ वो शेयर की जा सकती है. They may also enable the advisor to access client using their platforms. वो अपने एडवाइजर्स को they may also enable the advisor to access the client using their platform. तो वो क्लाइंट्स को एक्सेस भी करवा सकते हैं to sell financial advisors to such clients. उनके थ्रू वो जो एडवाइजर्स होते हैं उनके प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने क्लाइंट्स को एडवाइस भी कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में चार्ज भी फी भी चार्ज कर सकते हैं और वो जो फी चार्ज करेंगे वो अपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर के साथ में शेयर भी कर सकते हैं. तो ये हमारा आज का चैप्टर 1 मॉड्यूल 1 था. तो आज यहीं तक. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट चैप्टर के लिए वेट कीजिएगा एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको प्लीज लाइक और सब्सक्राइब मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट. आई एम श्योर दैट यू गाइज विल कीप ऑन सपोर्टिंग मी सो दैट आई कैन ब्रिंग ऑल रिक्वायर्ड मटेरियल फॉर यू गाइज इन फ्यूचर. थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे.